मेरा जो अपना तजुर्बा है, गज़ल गोई के फ़न में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज? क्योंकि गज़ल से सभी मोहब्बत करते हैं, ये बात तो तय है। चाहे उनकी मादरी ज़बां हिंदी हो, उर्दू हो या कोई और भी भाषा हो। गज़ल के प्रति, गज़ल के लिए हर दिल में एक ख़ास जज़्बा है। जज़्बे की वजह से उनमें ख़याल भी हैं, ख़यालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो ख़याल जिसे वो गज़ल की शक्ल में पेश करना चाहते हैं, वो गज़ल कैसे बन सकता है? वो गज़ल बन पाता है कि नहीं बन पाता है? क्यों नहीं बन पाता है? तो ख़ैर हम लोग अपनी बात कर रहे थे कि गज़ल सीखने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, इस बात को एक्सेप्ट कर पाना कि गज़ल बहर में कही जानी है। बहर मतलब एक मीटर में कहना है, एक धुन है उसके लिए। हम जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हमारा मन, हम जिस ढंग से पहले से सोचते आ रहे हैं, उसी ढंग से सोचने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरी बात ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि बहर को हमें सिर्फ़ सीखना है, मतलब बहर में लिखने की आदत डालनी है। और मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि बहर में हमें सोचने की आदत डालनी है। हम जब तक बहर में सोचने के प्रति स्वाभाविक रूप से आदी नहीं हो जाते, तब तक गज़ल हमारे लिए एक बनावटी रूप से एक बनावटी चीज़ बनी रहती है। यदि हमें बहुत स्वाभाविक रूप से, बहुत कुदरती तौर पे गज़ल कहने के फ़न को बिल्कुल अपना बना लेना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी बहरें बताई गई हैं, जितने बहूर हैं, उनमें से जो प्रचलित बहरें हैं, उनमें से कुछ बहरों को अपने मन के स्तर पर, जिसके लिए अंग्रेज़ी में एक शब्द है इंटरनलाइज़ेशन, उसका आंतरिकीकरण होना चाहिए। यानी जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचें, जब भी किसी चीज़ का ख़याल करें, तो वो बहर में होनी चाहिए। जैसे बहुत बार आपने किसी फ़िल्म में देखा होगा कि कोई ऐसा चरित्र है, जो साहित्य का प्रेमी है, वो कवि है और अपनी आम बात भी वो कविता के माध्यम से करता है, छंद में करता है। तो वो एक अच्छा प्रतीक है। जब कोई बहर हमारे मन में बैठ जाती है, जिसको मैं कहता हूँ उस बहर की, जैसे कि पुराने ज़माने में ग्रामोफ़ोन रिकॉर्ड हुआ करता था, उसपे खरादें बनी होती थी और जब उन खरादों पे सुई चलती थी तो संगीत निकलता था। उसी तरह से, कुछ उसी तरह से हमारे मन में भी बहरों की खरादें बननी चाहिए। जब तक ये खरादें नहीं बनेंगी, तब तक बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम अपने ख़यालों को बहर में पिरोना नहीं सीख सकते। हमें बार-बार, जैसे हिंदी मेरी मातृभाषा है या उर्दू मेरी मातृभाषा है, तो जब मैं हिंदी या उर्दू में बात करता हूँ, तो मुझे इसके लिए सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे शब्दों को कैसे जोड़ना है। लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि जब आपको अंग्रेज़ी में बोलने के लिए कहा जाता है, और अक्सर हिंदी भाषी लोगों के लिए अंग्रेज़ी में बोलना एक चैलेंज रहा है। जब उन्हें अंग्रेज़ी में बोलने के लिए कहा जाता है, तब उन्हें सोचना पड़ता है कि अगर मुझे कहना है कि मुझे भूख लगी है, तब मैं मन में सोचता हूँ कि आई एम हंग्री। तो ये एक चेतन रूप से विचार की प्रक्रिया हुई। लेकिन जब मुझे अपनी मातृभाषा में कहना होता है कि मुझे भूख लगी है, तो मैं बिल्कुल ही उसके प्रति अचेतन रहते हुए ये वाक्य बोल देता हूँ। और मैं अभी भी जो आपसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल अचेतन रूप से बोल रहा हूँ। मुझे व्याकरण के नियमों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी या कर्म आएगा, क्या स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग है। ये सब कुछ इतना
अंदर रच बस गया है कि हम बिल्कुल ही स्वाभाविक रूप से अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गजल गोई भी बिल्कुल इसी तरह की चीज है। जब तक गजल की बहरें बाहर किसी किताब में रखी हुई हैं या किसी डायरी में लिखी हुई है या कहीं बाहर दर्ज है, तब तक ये समझिए कि उनके साथ हमारा राबिता नहीं बना है, हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ। जब बहर वो अंदर घुस जाती है, तब हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने मन के अंदर उस बहर की एक चैनल बना ली है। अब होगा क्या कि जब ऊपर से कोई ख्याल आता है तो उसी उसी चैनल में उतरता है वो। उसके लिए शायर को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। और ये होगा कैसे, सवाल उठता है कि ये होगा कैसे। हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं, सलीम खान साहब आप आ गए हैं, साजिद अली सतरंगी साहब, मुझे बहुत खुशी है। आदरणीय विक्रम सिंह गोहिल साहब भी हाजिर हैं, आदरणीय कुंतल श्रीवास्तवा जी भी हाजिर हैं, अनिल कुलश्रेष्ठ जी हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत चौधरी जी, ममता गुप्ता जी भी हाजिर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजन तिवारी जी भी हैं, दीपक जी भी हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो बड़े शायरों के साथ हो सकता है वो हम में से प्रत्येक के साथ हो सकता है, क्योंकि सबके पास वही दिल वही दिमाग है। तो मैं ये बात कह रहा था कि जब हम ये कहते हैं कि कोई बहर हमारे अंदर रच बस जानी चाहिए, तो वो कैसे। अतुल मौर्य जी भी आ गए हैं, मोहन बेगोवाल जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कैसे हो सकता है? तो इतिहास साक्षी है। अलका अग्रवाल सिगीतिया जी भी आ गई हैं, आदरणीय अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसका एक ही फॉर्मूला है और इसको हम अभ्यास कहते हैं। देखिए, जब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, जब हम किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, यानी जब हम किसी मंत्र को बार बार बोलते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि मैं नींद में भी मंत्र बोलने लग जाता हूं। मैं जागा हूं, सोया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता हूं। मैं घंटी भी बजा रहा हूं, मंत्र भी पढ़ रहा हूं। मैं इधर फोन पे भी बात कर रहा हूं, मंत्र भी पढ़ रहा हूं। ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उस चीज का अभ्यास इतना अधिक हुआ कि वह चीज हमारे अवचेतन में बैठ गई, जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं। तो जब कोई चीज सबकॉन्शियस में बैठ जाती है तो वो चीज फिर ऑटोमेटिकली होने लगती है। जैसे हम गाड़ी चलाने की बात करते हैं, जब कोई बंदा रोज रोज गाड़ी चला के ऑफिस जाता है या बाजार जाता है, तो क्या होता है, वो गाड़ी चलाते हुए भी बहुत बार किसी से बात कर रहा होता है, कहीं देख रहा होता है, और वो उल्टे सीधे पतले चौड़े रास्तों को काटता हुआ अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। बाद में उसे लगता है, अरे मैं कैसे आ गया, क्योंकि उस वक्त उसका जो अवचेतन मन था वो कार्यरत था। ठीक उसी तरह से जब कोई एक बहर हमारे मन में बैठ जाती है तो हम बार बार उसको गुनगुनाने लगते हैं। अब रही बात कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, तो मैंने पहले भी बताया है कि इसकी शुरुआत करने का एक ही तरीका है कि हमें कोई एक फिल्मी धुन पकड़नी है। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि एक बहर के साथ एक धुन बैठा लिया हमने। मैं आपको अपना व्यक्तिगत तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि 1 साल 2 साल पहले तक मैं भी इस चैलेंज से गुजर रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ये लोग किसी चीज की बहर कैसे पकड़ लेते हैं, इसकी तख्ती कैसे कर लेते हैं। काश ये तख्ती अगर मुझे भी आ जाए। शिवली जी, आपका बहुत स्वागत है। कि काश ये तख्ती करना मुझे भी आ जाए तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये इच्छाएं तो खैर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब हम इस तरह के प्रयासों से लग जाते हैं तो हमारा मन ही हमारी मदद करता है। जब हम किसी चीज को, ये चीज हमने हर क्षेत्र में देखी है। एक वैज्ञानिक जब किसी समस्या के बारे में बार बार सोचता है तो एक दिन अंदर से ही उसका उत्तर उसके मन में कौन दे जाता है। एक गणितज्ञ हो, एक साइंटिस्ट हो, कोई इंजीनियर हो, इट हैपेंस। ये मानव मन का एक चरित्र है। वही चीज गजल सीखने के क्रम में भी हमें देखने सुनने को मिलती है। जब हम इन संघर्षों से गुजर रहे होते हैं, जब हम बार बार सोचते हैं, अरे आई हैव टू डू इट,
मुझे ये चीज हासिल करनी है, ये चीज हासिल। जब हमारे अंदर इस शिद्दत के साथ इस चीज की पुकार उठने लगती है तो हमारे रास्ते खुलते जाते हैं। इसमें मैंने ये देखा कि कुछ गानों के साथ मैंने अपने लिए एक धुन बैठा ली। जैसे अगर हम वो एक बहर है जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो ये एक बहुत ही मकबूल बहर है। इस पे आज के शायरों ने बहुत लिखा है, खासकर हम देखते हैं कि राहत इंदौरी साहब, मुनव्वर राना साहब, है ना, जिसकी वो एक दो एक दो एक एक दो दो एक दो एक दो दो दो, है ना। तो मुफाइलुन वईलुन मुफाइलुन फेलुन, ये इसके अरकान है। मैंने इसके लिए क्या किया कि मुझे एक गाना वो मेरे मन में बैठ गया था, वो कि मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। अब मेरे लिए ये धुन हो गया, ये धुन हो गई कि मैं इस बहर की हर रचना को इसी धुन में सोच लेता हूँ। मुझे टेस्ट भी करना होता तो मैं इसमें बैठा के देख लेता हूँ कि है कि नहीं। अब इसी को अगर मैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसको भी इस धुन में मैं बैठा सकता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जबकि उसकी उसकी धुन ये थी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अब ये धुन अलग है, दोनों की बहरें एक है। अब एक कभी कभी के धुन में, कभी कभी की धुन में अगर उसको हम गाएं तो हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया। हमने जब इस बहर का आंतरिक ज्ञान मुझ में हुआ, पैदा हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ही बहर की दो चीजों को एक दूसरे की धुन में बिठा सकता हूं। ये क्षमता आप में विकसित होने लगेगी। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है या सिर्फ औरों के साथ नहीं, आपके साथ भी होगा, ये होने वाला है। ये तब होगा जब हम इस पे बार बार मंथन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं। तो उसी तरह से जब मुझे ये एक बहुत है ना, वो एक मशहूर है कि बहुत सारे गाने हैं, वो मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। अब ये इसका जो मतला है, ये बहुत मशहूर है। इस पे गालिब साहब ने भी बहुत लिखा है, तमाम शूरा ने बहुत लिखा है, जिसको अगर हम अंकों में बताएं तो दो दो एक दो एक दो एक दो एक दो दो एक दो एक दो एक दो दो एक दो एक दो। मफऊलू मफऊलू फाई फाई फाइलातू मुफा मुफाइलुन फाइलुन, ये इसके अरकान है। अब इस बहर को जब मैं सीख रहा था, तब मुझे फैज अहमद फैज का एक मिसरा है, एक शेर है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये मिसरा मेरे दिल में बैठ गया कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और मैंने इसको एक अपना यार्डस्टिक बना लिया। तिवारी साहब भी आ गए हैं, विक्रम गोहिल साहब। आवाज भी गायब, आवाज आ रही है क्या नहीं मेरी, या आवाज जा रही है बार बार? हेलो विक्रम गोहिल साहब आदरणीय, मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप तिवारी साहब, मेरी आवाज आ रही है? तो आवाज आ रही है सर, ओके। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि जब, तो मैंने इसको बना लिया कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब इसको भी हम उसी फिल्मी धुन में गा सकते हैं कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।
लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आप देखें कि जब आप बहर सीखने लगते हैं तो एक जादू सा पैदा होने लगता है कि आप न सिर्फ शब्दों के साथ खेल रहे हैं, बल्कि आप ध्वनि के साथ खेल रहे हैं। शब्द जो एक ध्वनि के रूप में, देखिए ध्वनि का बहुत महत्व है, आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, जिसको हम नाद बोलते हैं। नाद जो ओम बोलते हैं, या और भी अलग अलग मजहबों में जो आवाज की बात की गई है। तो जब हम विचारों को शब्द और शब्द से आगे ध्वनि में हम बढ़ते हैं, तब हम बहर की गहराई में डूबने लगते हैं। ये तब होता है जब आप इसमें डूबने लगे। आप अकेले में आप इसका अभ्यास करें, आप गाएं, गुनगुनाएं, और गाना सुने खोल के, उसको बार बार चलाएं कि क्या चीज है। तो ये होता है। तो ये चीज है कि जब बहर का हम बार बार किसी, अब मैं कहता हूं कि शुरुआत में एक दो बहर पकड़े आप। अगर आपने एक बहर पे अधिकार कर लिया तो होता क्या है, सबसे पहले आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली। इस पूरी प्रक्रिया में ये हमारा मन ही है जो बार बार हमसे कहता है, अरे यार ये बहर बहर में लिखने का झंझट छोड़ो ना, कितना अच्छा तो हम लिखते थे आजाद, और पूरी छूट थी, कैसे भी लिख लो, वाक्य को कहीं भी पूरा कर लो, आजादी आजादी थी। मन कहता ये सब बहर के चक्कर में पड़ गए, क्या करना है। बहुत लोगों से मैंने सुना, वो मुझसे कहते साहब मैंने जब से बहर में लिखना शुरू किया तब से तो मेरा लिखना ही बंद हो गया। हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन जब आप इसको कहेंगे कि तुम लिखो, मैं बहर में थोड़ा लिख तो लेती हूं पर दूसरे गजल की बहर को पकड़ नहीं पाती हूं, ये भी होगा, ये भी होगा। देखिए कोई एक दिन में वो नहीं बन पाता है, धीरे धीरे होता है ना। बहुत सारे ऐसे हकीम होते हैं जो नफ्स को ऐसे पकड़ते ही टटोलते बता देते हैं कि बीमारी क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके माथे की तरफ देख के आपका भूत और भविष्य बता देते हैं। तो वो कैसे होता है, एक दिन में नहीं होता। ये सारे चमत्कार एक दिन में नहीं घटते हैं। तो गजल में भी ये सारी चीजें जिनको हम पाना चाहते हैं, चूंकि हमारे दिल में इच्छा है, इसका मतलब ऐसा होना मुमकिन है। पहले तो ये विश्वास हम में होना चाहिए कि हम भी वो बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो गालिब या जो फिराक या जो और दूसरे तमाम मीर जो वो हुए, वो हम नहीं बन सकते। मैं सबसे पहले कहता हूं इन बंधनों को तोड़ो। हमें अपने मन पे ज्यादा काम करना है। गजल सीखने की पूरी प्रक्रिया में हमें अपने मन पे ज्यादा काम करना है। ये भी एक तरह का ध्यान है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन। यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, वी हैव टू वर्क अपॉन। कि जब हम अपने दिमाग पे काम करने लगते हैं तो दिमाग हमारे काबू में आने लगता है। वो कहता है अरे भाई आज तो हमको हमारा गुरु मिल गया, अभी तक तो मैं इसे चलाता था लेकिन अब ये मुझे चला रहा है, अब मुझे चला रहा है। कहता है ऐसे सोचो, ऐसे लिखो, इसे ऐसे डालो, और तुम अगर किसी और दूसरे चैनल से कोई चीज लेके आओगे तो मुझे मंजूर नहीं है, मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। जब ऐसी बातें होने लगती हैं, लोग कहेंगे देखिए इस तरह की बातें कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगी। और मुझे नहीं लगता है किसी ने कभी भी बहर के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि साइकोसोमैटिक, मतलब एक या साइकोलॉजिकल, एक जो मानसिक मनोवैज्ञानिक नजरिया है, उस नजरिए से कभी चीजों को पेश करने की कोशिश की है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है कि कुछ लोग बहर सीख पाते हैं और बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं कहते हैं कि अरे तुम छोड़ो ये सब बहर बहर का चक्कर, अगर इसमें पढ़ोगे तो तुम शायरी भूल जाओगे, ये बहर बहर का काम मुझे करने दो, मुझसे तो उला सानी में रब्त लाने में दिक्कत होती है। मैं आप लोगों के तमाम सवालों को लिख लूंगा, और अगर कभी मुझे दोबारा मौका मिला आप लोगों से रूबरू होने का तो मैं इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द ही आपसे गुफ्तगू करूंगा। आज मनोज मित्तल साहब नहीं आ पाए तो एक दूसरा मनोज आपके सामने हाजिर है, राज नवादवी उर्फ मनोज कुमार सिन्हा। तो खैर, तो मैं ये कह रहा था कि जब जब हम ये मानसिक तैयारी कर लेते हैं तो मदद आपसे आप आने लगती, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है, हमारा उस्ताद भी हमारे अंदर है। हाँ, मनोज से मुक्ति नहीं है गोविल साहब। प्रदीप साहब क्या लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने श्रीमान जी, क्योंकि कहा भी गया है कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। बहुत सही है, बहुत सही बात है। राजन साहब आपका शुक्रिया, विनीता गोयल जी भी हैं, शिवली जी, ममता जी, मोहन जी,
तो मैं ये कह रहा था कि जब हम अपने मन को क्या करते हैं कि जब मन की सुनना छोड़ देते हैं तो मन हमारी सुनने लगता है। और मैं बहुत बार लोगों को उदाहरण भी देता हूँ। लोग कहते हैं कि साहब मैं बिना बहर के ही अच्छा लिखता हूँ। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इन झंझटों में, उनके लिए किसी ने मना नहीं किया है, आप आजाद कविताएं लिखें, आप आजाद। मैं उदाहरण देता हूँ कि आज भी भारत में देखिए, ये एक उदाहरण है, हम आदत से है जुड़ी हुई। जब गांव में लोग खुले में शौच जाते हैं, उनको शौचालय भी बना दो तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं साहब, वो तो खुले में शौच जाना वो तो हम शुरू से करते आए हैं, वही अच्छा लगता है। निश्चित तौर पे वो अच्छा लगता होगा, लेकिन बदल के तो देखो। और जब लोग बदलते हैं, कुछ दिन घर में जब शौचालय बन जाता है, घर में ही जाने लगते हैं, तो कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो गजल सीखने में हमें हमेशा किसी बहर और किसी धुन दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। सिर्फ बहर को लेके चलेंगे तो हमें मुश्किल आएगी, क्योंकि देखिए ये गजल कहने की शुरुआत एक लता की तरह है। जो पतली लता होती है तो उसको एक सहारा चाहिए होता है लकड़ी का। जब लकड़ी का सहारा उसे कुछ दिन के लिए मिल जाता है तो खुद मजबूत हो जाती है, फिर वो उसे लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम लोग खुद भी अपना मुशायरा करवाते हैं, तरही मुशायरा, और दुर्भाग्य से इस बार का हो नहीं पाया, लेकिन मैं चीज़ों को और दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि चीज़ें नियमित रूप से हमारे समूह में हों और लोगों को लेके आ रहा हूं। तो हम वहां भी फिल्मी गीत देते हैं। जिन फिल्मी गीतकारों को हम ऐवी समझते थे, अब पता लगता है कि उन्होंने भी जिंदगी में कितनी मेहनत की। उन्होंने भी किसी कला को सिद्ध किया। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं गाने लिख देते थे, और उसके पीछे पूरा अरूज का शास्त्र है, और आज वो हमारे काम आ रहे हैं। हम उन धुनों पे कह कह के शायरी सीख रहे हैं। मैंने तो बहुत सीखा, और मेरी इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस समूह से जुड़े और हम समूह से जुड़े सारे लोग इस विद्या को बहुत आराम से सीखें। ये ऐसा कोई शास्त्र नहीं है कि जिसे हम कहें कि अरे बहुत दुरूह है, बहुत मुश्किल है। बहुत आराम से गाते हुए, मैं तो कहता हूँ गुनगुनाते हुए सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें गुनगुनाना ही पड़ता है, बिना गुनगुनाए काम नहीं चलता। बहुत अच्छा अतुल मौर्य जी, बहर प्लस धुन इस गजल, वेरी ट्रू एक्चुअली। अगले शुक्रवार को, आने वाले शुक्रवार को एक मुशायरा भी आयोजित कर रहे हैं, मुनक़िद कर रहे हैं। तो उस मुशायरे में अगर आप लोग शिरकत करना चाहते हैं, और जो हमारी इच्छा भी है कि हमारे सदस्य भी आए, उसमें जरूर आए। हमारे पास जूम है, हम लोग 20 लोग भी आ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा करके हम लोग सबों को मौका देंगे। तो एक मतला ऐसा हमने लिखा कल, पिताजी सख्त थे कितने कहूं क्या मन नहीं होता। पिताजी सख्त थे कितने कहूं क्या मन नहीं होता। एक ऐसा था, मतलब हम लोग के जमाने में जो फादर होते थे वो बहुत सख्त होते थे। मैं भी बहुत डरता था फादर से। और जब मैं पैदा हुआ तो खैर उस समय के हालात भी घर के कुछ बहुत ही अच्छे नहीं थे। मेरी माँ ही थी जो सब कुछ थी, मेरी जिंदगी थी। तो मैं कहता हूँ, पिताजी सख्त थे कितने कहूं क्या मन नहीं होता। बिना माँ के कभी पूरा मेरा बचपन नहीं होता। बिना माँ के कभी पूरा मेरा बचपन नहीं होता। और पिताजी सख्त थे कितने कहूं क्या मन नहीं होता। बिना माँ के कभी पूरा मेरा बचपन नहीं होता। और उसका एक शेर ये भी लिखा कि तगाफुल में अगर तिफली मेरी गुजरी नहीं होती। तिफली मतलब बचपन को, और तगाफुल मतलब उपेक्षा। तो मैं कह रहा हूं, तगाफुल में अगर तिफली मेरी गुजरी नहीं होती, बड़े होकर गमों से तर मेरा दामन नहीं होता। बड़े होकर गमों से तर मेरा दामन नहीं होता। बिना माँ के कभी पूरा मेरा बचपन नहीं होता। तो दोस्तों, तरन्नुम में भी सुनाऊंगा कभी, है ना। तो और मुशायरों में मुलाकात होगी अगले मुशायरे में आप लोगों से, और फिर हम कुछ नई बातों को लेकर आएंगे। तब तक की लिख भी सकते हैं, हाँ जी आदरणीय, लिख भी सकते हैं। और तरन्नुम में ठीक है अगर बहर में हुआ तो। और फिर हम लोग मिलेंगे अपने क्लास में। आप लोगों से अभी विदा लेता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, आदाब अर्ज़, खुदा हाफिज। खत्म करता हूँ, बाय बाय।